Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy इंडियन पॉलिटी सीरीज़, जहां पर हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं थ्रू लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन। ठीक है, लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन। और हम अब आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 3 की तरफ। तो इससे पहले हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 5 के, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और अब हम करेंगे कवर पार्ट नंबर 3। राइट, सो वी विल स्टार्ट पार्ट 3 विद इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किस तरीके से भारत जो है, भारत में इवोल्यूशन होता है स्टेट्स का और इवोल्यूशन होता है यूनियन टेरिटरीज का। जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, यानी 15 अगस्त 1947 की जब हम बात करेंगे, तो उस वक्त किस तरह का भारत था, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि उस वक्त जो भारत था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 योर ब्रिटिश इंडिया एंड नंबर 2 इज़ योर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, यानी कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे और कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थे जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। राइट, सो इंडिया वाज कंप्राइज्ड ऑफ 2 कैटेगरीज। नंबर 1 योर ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड नंबर 2 इज़ योर प्रिंसली स्टेट। लेकिन जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो 2 सेपरेट डोमिनियन बना दिए जाते हैं, यानी ब्रिटिश इंडिया के 2 सेपरेट डोमिनियन आपके बन जाते हैं। एक होता है आपका इंडियन डोमिनियन और दूसरा होता है आपका पाकिस्तान डोमिनियन या पाकिस्तानी डोमिनियन। 2 सेपरेट डोमिनियंस में भारत जो है वो डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के, देखो एक तो डोमिनियन बन गया आपका इंडियन डोमिनियन और दूसरा डोमिनियन बन गया आपका पाकिस्तानी डोमिनियन। ये तो हो गया आपका ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करेंगे तो प्रिंसली स्टेट्स के पास उस वक्त 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है वेदर टू ज्वाइन इंडिया। अगर प्रिंसली स्टेट चाहते हैं तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो सेकंड ऑप्शन उनके पास है पाकिस्तान को ज्वाइन करना। तो पहला ऑप्शन है प्रिंसली स्टेट के पास, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन देन दे आर फ्री टू डू सो। और अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी उनके पास एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन उनको दिया जाता है दैट दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। अगर आपके ये प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी उनके पास रहता है। उस वक्त के अगर हम बात करें 552 प्रिंसली स्टेट्स की, जो कि भारत की जोग्राफिकल बाउंड्रीज में लाई करते थे। राइट, तो टोटल आपके 595 प्रिंसली स्टेट थे, जिनमें से 552 जो प्रिंसली स्टेट हैं वो इंडियन जो जोग्राफिकल टेरिटरी है उसमें लाई करते हैं। इनमें से 549 डोमिनियंस जो होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं, वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। और 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट रहने की डिमांड करते हैं। उनमें से है पहला आपका हैदराबाद, दूसरा है आपका जूनागढ़ और तीसरा है आपका कश्मीर। सो दीज वर द 3 प्रिंसली स्टेट्स विच डिसाइडेड दैट दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक, कौन कौन से 3 स्टेट हैं मेरे साथ आप रिपीट करिए। पहला है आपका हैदराबाद, दूसरा है आपका जूनागढ़ और तीसरा है आपका कश्मीर। ये 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इन 3 डोमिनियंस को भी भारत में शामिल कर लिया जाता है। जब हम हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाता है पुलिस एक्शन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ को भारत में शामिल किया जाता है रेफरेंडम के द्वारा, और फिर कश्मीर को भारत में शामिल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता भी है कि हैदराबाद को किस तरीके से भारत के डोमिनियन में शामिल किया गया था। सो इट वाज थ्रू पुलिस एक्शन। उसके बाद जूनागढ़ की बात करें तो थ्रू रेफरेंडम, और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को भारत के डोमिनियन में शामिल किया गया था बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। जब हम बात करेंगे 1950 की, तो भारत को उस वक्त 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया था। यानी भारत की जो टेरिटरी थी, इंडियन टेरिटरी जो थी, वो आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दी गई थी। राइट, पहला जो पार्ट है दैट इज यूनियन। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसको क्या कहा गया, उसे यूनियन कहा गया। दूसरा जो पार्ट है यानी पार्ट बी, उसमें आपके आ गए स्टेट्स।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका इंडियन यूनियन पार्ट ए में इसको डिफाइन किया गया, पार्ट बी में और पार्ट सी में किसको शामिल किया गया, राज्यों को, स्टेट्स को, और पार्ट डी में आपकी यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया। तो हुआ क्या, 1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, ए, बी, सी और डी। जब हम ए की बात करेंगे तो ए में आएगा आपका यूनियन, बी और सी की जब हम बात करेंगे तो स्टेट्स को बी और सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और डी की जब हम बात करेंगे तो जो डी आपका क्लासिफिकेशन है इसमें यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया। इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो लगभग आपके 29 के आसपास प्रोविंसेस बनते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ए में उन राज्यों को शामिल किया गया जो कि आपके पहले गवर्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है, तो पार्ट ए में आपकी उन टेरिटरीज को शामिल किया गया जो पहले गवर्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड पर। ठीक, पार्ट बी में किन स्टेट्स को शामिल किया गया, इसमें उन प्रिंसली स्टेट्स को शामिल किया गया जिनके पास लेजिस्लेचर है। तो पार्ट बी में आपके वो प्रिंसली स्टेट थे जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर था। उसके बाद बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में उन प्रोविंसेस को शामिल किया गया जो कि कमिश्नर प्रोविंसेस थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। ये वो प्रोविंसेस थे जहाँ पे अपना एक कमिश्नरेट हुआ करता था, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स को भी शामिल किया गया। पार्ट सी की जब हम बात करेंगे तो लगभग आपके 10 प्रोविंसेस जो थे, 10 टेरिटरीज जो थी उनको शामिल किया गया। और ये जो 10 प्रोविंसेस थे दीज वर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, यानी इनको कौन एडमिनिस्टर करेगा, इनको सेंटर एडमिनिस्टर करेगा, एंड इसीलिए इनको कहा जा रहा है यूनियन टेरिटरीज। तो दीज वर द 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन इन 1950। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग आता है, कमीशन आता है, जिसे हम धर कमीशन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर आपका जेवीपी कमेटी का गठन किया जाता है। इन प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से भारत में शामिल किया जाएगा, इसके लिए इन कमीशंस को बनाया गया था। राइट, 1950 में ये जो प्रिंसली स्टेट भारत के डोमिनियन में शामिल हुए थे, इट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, इट वाज अ एड हॉक अरेंजमेंट। और किस तरीके से परमानेंट बेसिस पर इन राज्यों को, इन प्रोविंसेस को, इन टेरिटरीज को भारत में शामिल किया जाएगा, उसके लिए बनाए गए हैं धर कमीशन और जेवीपी कमेटी। राइट, अब हम बात करते हैं किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया जाता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो किया जाता है साउथ इंडिया में पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में भाषा इसका एक आधार बनता है, भाषा इसका एक पैरामीटर बनता है। लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या किया जाता है, आपकी डिमांड की जाती है कि जो आपके स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनका गठन किया जाए। राइट, तो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है इस बात का कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। राइट, और इसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए जून 1948 में, ठीक, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एसके धार कमीशन का गठन करती है। राइट, और इसी कमीशन को हम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में जो पहला लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना था वो बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसके धार। क्या काम था इनका, इनका ये काम था कि जो साउथ इंडिया में डिमांड हो रहा है कि राज्यों का गठन किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर, उसको ये एग्जामिन करेगा कि ये कितना सही है और कितना गलत है। ठीक, उसके बाद दिसंबर 1948 में धार कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है, अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि नहीं, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज शुड नॉट बी द पैरामीटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। भाषा आधार नहीं होना चाहिए बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक आधार होना चाहिए नए राज्यों के गठन का। वेरी इंपॉर्टेंट। धार कमीशन क्या कहता है, धार कमीशन जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो इस बात को रिजेक्ट कर देता है कि लैंग्वेज शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, रादर इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है ये एक आधार होना चाहिए राज्यों के गठन का। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस तरह का जो रिकमेंडेशन दिया जाएगा जो कि साउथ इंडिया की डिमांड्स के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था, तो काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट इस डिसीजन के खिलाफ किया जाता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और कमेटी का गठन किया जाता है जिसे जेवीपी कमेटी कहा जाता है। तो जेवीपी कमेटी का क्या काम था, जेवीपी कमेटी का ये काम था कि ये
देखेगी कि जो धार कमीशन ने रिकमेंड किया है ये कितना फिजिबल है। जब हम जेवीपी कमेटी की बात करेंगे तो जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी स्टैंड फॉर पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवी कमेटी में आपके 3 मेंबर्स होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, और इसी को जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज अ पैरामीटर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो आपके धर कमेटी ने भी लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया को, पैरामीटर को रिजेक्ट कर दिया था, और जेवीपी कमेटी भी इसको रिजेक्ट कर देती है दैट इट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, यूपीएससी में स्टेटमेंट आ सकता है कि धार कमीशन रिकॉग्नाइज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। गलत स्टेटमेंट है। जेवीपी कमेटी दे रिफ्यूज द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज अ पैरामीटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यस, ये भी ठीक है, यानी जेवीपी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये कुछ आपके 1950 की कंडीशंस हैं। 1950 में जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था, जिसमें राज्यों को ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में और डी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो किस तरह का सिनेरियो था? अगर हम ए कैटेगरी की बात करें तो इसमें असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया था। बी की जब हम बात करेंगे तो हैदराबाद प्रोविंस, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। जब हम बात करेंगे सी कैटेगरी के स्टेट्स की तो इसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा को शामिल किया गया था। और जब हम पार्ट डी की बात करेंगे तो इसमें आपका केवल एक यूनियन टेरिटरी होता है जिसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, द ओनली थिंग यू कैन रिमेंबर इज कि पार्ट डी में किसको शामिल किया गया था। तो केवल एक ऐसा टेरिटरी था जिसको पार्ट डी में शामिल किया गया था एंड दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बाकी के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। 1953 अक्टूबर में क्या होता है? 1953 अक्टूबर में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होती है और आपके हिंदुस्तान में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट का गठन किया जाता है और इस लिंग्विस्टिक स्टेट को कहा जाता है आंध्र स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसको बनाया गया था, जिसको फॉर्म किया गया था 1953 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो भारत का पहला वो राज्य जो कि भाषा के आधार पर बना था वो था आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट, ठीक। इसको अलग किया गया था मद्रास स्टेट से, ठीक। तो जो तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी आपकी मद्रास स्टेट की, उसको अलग किया गया और एक नए राज्य का गठन किया गया 1953 में, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। काफ़ी बड़ा इसके लिए आंदोलन किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पोट्टी श्रीरामुलु की अध्यक्षता में, इनकी लीडरशिप में काफ़ी एक एजिटेशन, एक आंदोलन हो रहा था और इस आंदोलन को करते हुए आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक ऑफ 56 डेज पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो अब ये जो डिसीज़न था इस स्टेट को यानी आंध्र स्टेट को फॉर्म करने का, ये अनअवॉइडेबल हो जाता है और इसी बैकग्राउंड में भारत का पहला स्टेट फॉर्म किया जाता है भाषा के आधार पर, राइट। उसके बाद फिर दूसरा आयोग इम्पॉर्टेंट है आपका फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन का गठन किया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली कि स्टेट्स को भाषा के आधार पर बनाया जाए। इसीलिए दिसंबर 1953 में क्या होता है, आपका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ फजल अली, ठीक। और इस आयोग में आपके 2 और मेंबर होते हैं, टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक होते हैं आपके फजल अली, उसके बाद होते हैं आपके KM पानीकर और तीसरे जो मेंबर होते हैं उनका नाम होता है HN कुंजरू, राइट। तो फजल अली, KM पानीकर और HN कुंजरू ये मिलकर बनाते हैं फजल अली कमीशन और अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं 1955 में, जहाँ पर इन्होंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज अ पैरामीटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो फजल आयोग जो है ये पहला आयोग था, पहला कमीशन था जो कि एक्सेप्ट कर लेता है लैंग्वेज को एज अ
पैरामीटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूला को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो भाषा को एक आधार मानने के लिए तैयार हो गया है फजल अली कमीशन, लेकिन इट रिजेक्टेड द आइडिया, इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि वो कौन सा आयोग था जो कि एक्सेप्ट कर लेता है लैंग्वेज को एज अ पैरामीटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आंसर है फजल अली कमीशन, लेकिन वन लैंग्वेज वन कमीशन के आइडिया को, इस थ्योरी को ये रिजेक्ट कर देता है, राइट। इसके बाद क्या कहता है ये कहता है कि 4 प्रावधान होने चाहिए, 4 पैरामीटर्स होने चाहिए, जिन पैरामीटर्स के आधार पर आप क्या करेंगे, आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो 4 पैरामीटर्स ये देता है। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। वेरी प्लेन स्टेटमेंट, ठीक है। तो हो सकता है यूपीएससी में ये स्टेटमेंट आ जाए कि व्हाट वर द 4 क्राइटेरियाज और द 4 फैक्टर्स गिवन बाय फजल अली कमीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो पहला ऑप्शन आपको याद रखना है, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाषा को आधार मानने को ये तैयार हो जाते हैं। तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी एक क्राइटेरिया, एक फैक्टर ये कंसीडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, ठीक। इसके अलावा प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। तो बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट है। बाकी 3 स्टेटमेंट तो काफ़ी प्लेन स्टेटमेंट है, आपको आराम से याद हो जाएंगी। जो याद रखने वाला जो स्टेटमेंट है, दैट इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी वाज वन अमंग द 4 फैक्टर्स दैट वाज एक्सेप्टेड और रिकमेंडेड बाय द फजल अली कमीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में आपका भारत की जो टेरिटरी है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो अब कुछ नए स्टेट्स आपके बनते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज आपकी टोटल बनती हैं 6, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये भारत की कंडीशन होती है, टेरिटरी होती है 1956 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कमीशन होता है, यानी हम बात कर रहे हैं फजल अली कमीशन की, फजल अली कमीशन क्या करता है, ये रिकमेंड करता है एबॉलिशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हमने देखा था ABCD कैटेगरी में, इस क्लासिफिकेशन को एबॉलिश करने के बारे में फजल अली कमीशन रिकमेंडेशन देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये कहता है कि भारत को आप क्या करेंगे, 16 राज्यों और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है। और भारत में जो उस वक्त का जो सिनेरियो होता है वो ये होता है कि ये रिकमेंड करता है कि भारत को राज्यों में और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में डिवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और 1956 में बनाती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 जो है वो पास होता है और भारत में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। भारत में क्या आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में। और इस एक्ट के अनुसार पार्ट ए और पार्ट बी जो है इनको क्या कर दिया जाता है, इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको समाप्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और पार्ट सी जो था उसको पूरे तरीके से एबॉलिश कर दिया जाता है। और फजल अली कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती हैं उसी के आधार पर भारत में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया जाता है 1 नवंबर 1956 में। तो पहली बार आपको 1956 में भारत में देखने को मिलते हैं 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ही आपका बनता है क्या, केरल बनता है। केरल कैसे बनता है, त्रावणकोर जो कि कोचीन स्टेट का एक पार्ट था, इसको मिला दिया जाता है मालाबार डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कि मद्रास स्टेट का एक पार्ट होती है। और आपका जो दक्षिण कनाडा जो होता है, कन्नाडा जो होता है, कन्नड़ जो होता है, उसके कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को शामिल कर दिया जाता है और एक नया स्टेट फॉर्म किया जाता है केरल।
राइट। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे राज्य देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, मध्य भारत देखने को मिलता है, राइट। तो इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पॉज लीजिए और जो भी स्लाइड में लिखा है आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं आज तक कभी पूछा गया है और ना ही ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब 1956 के बाद भी, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के बाद भी आपके नए स्टेट बनते रहते हैं। भारत का जो पॉलिटिकल मैप है ये लगातार चेंज होता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे जो कारण होता है वो होते हैं आंदोलन, यानी जो आपके पॉपुलर एजिटेशंस होते हैं, और पॉलिटिकल कंडीशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स भी एक बड़ा कारण होती है, जिन कारणों की वजह से भारत में नए स्टेट बनाए जाते हैं। अब काफ़ी कुछ फैक्चुअल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी कुछ समझने के लिए नहीं है यहाँ पर। आप सिर्फ इतना करें कि पॉज बटन प्रेस करें और जो भी स्लाइड्स में लिखा है एक बार उसे पढ़ लें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। जैसे 1960 में क्या होता है, आपका जो बॉम्बे होता है, राइट, बॉम्बे जो स्टेट उस वक्त होता है, प्रोविंस जो होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और बॉम्बे में से एक राज्य बनता है आपका महाराष्ट्र और दूसरा राज्य बनता है गुजरात, ठीक। तो महाराष्ट्र जो है वो मराठी स्पीकिंग लोगों का होता है और गुजरात जो है वो गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन बनती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात अर्लियर वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे टेरिटरी, बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे स्टेट। दादर एंड नागर हवेली की बात करें तो 1954 में दादर एंड नागर हवेली जो है इसको रिलीज कर दिया जाता है। किसके रूल से? पुर्तगाल के रूल से, पोर्टुगीज़ के रूल से। आपको याद होगा पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे 1498 में। सबसे पहले आने वाले भी आपके यूरोपियन पावर पोर्टुगीज़ हैं और सबसे लास्ट में जाने वाले भी ये हैं 1961 में, जब ये गोवा से चले जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका बनता है, ठीक। और भारत की टेरिटरी में दादर एंड नागर हवेली को 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 के द्वारा शामिल किया जाता है। उसके बाद 1961 में जो मैंने अभी आपको बताया, गोवा को लिबरेट कर दिया जाता है पोर्टुगल से, और इसका जो प्रोसेस होता है दैट वाज पुलिस एक्शन। तो पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है गोवा को लिबरेट करने के लिए 1961 में, और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको भारत में शामिल कर दिया जाता है। और 1987 में गोवा, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी था, इसको एक सेपरेट राज्य बना दिया जाता है। तो गोवा कब सेपरेट राज्य बना? 1987 में सेपरेट राज्य बनता है। उसके बाद बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी जो है अर्लियर इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, फ्रांस के कॉलोनी ये था, और इसको 1954 में लिबरेट कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है फ्रांस की जो टेरिटरी है वहाँ से, राइट। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो आपका पुडुचेरी है इसको भारत की टेरिटरी में शामिल किया जाता है और यूनियन टेरिटरी कंसीडर किया जाता है। 1963 में नागालैंड का गठन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की जब हम बात करेंगे तो 1966 में आपका पंजाब यानी स्टेट ऑफ पंजाब जो है उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है और इसमें से निकल के आता है एक राज्य जिसे आप हरियाणा के नाम से जानते हैं, और हरियाणा भारत का 17th स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक कमीशन आता है जिसे शाह कमीशन के नाम से आप जानते हैं। 1966 में शाह कमीशन को गठन किया जाता है और शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो पंजाब है उसमें जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो हैं, राइट, उनको उनके लिए एक स्टेट बनाया जाता है पंजाब, और हिंदी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसके लिए हरियाणा, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मिलाकर एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है जिसे आप हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश अर्लियर वॉज अ यूनियन टेरिटरी, और 1971 में ये जो यूनियन टेरिटरी होती है यानी हिमाचल प्रदेश जो होता है, 1971 में इसको एक राज्य बना दिया जाता है, एक स्टेट बना दिया जाता है, और ये भारत का 18वां राज्य बनता है, 18th स्टेट बनता है, ठीक। 1972 में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और आपकी दो यूनियन टेरिटरीज जो हैं मणिपुर, त्रिपुरा, और इसके साथ एक सब स्टेट था जिसे मेघालय कहा जाता है, इन तीनों को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और इसके अलावा आपकी जो यूनियन टेरिटरी है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाता है।
फिर बात करेंगे सिक्किम की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा फिलहाल जितना भी हमने पढ़ा वो अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन जब हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1947 तक के सिक्किम की जब हम बात करेंगे तो सिक्किम क्या था, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट, इंडियन प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर चोग्याल जो रूलर्स थे उनका रूल हुआ करता था। तो ये सवाल आपका बन सकता है, चोग्याल वर द रूलर्स ऑफ विच स्टेट, तो दे वर द रूलर्स ऑफ सिक्किम, ठीक। सिक्किम जो है भारत का प्रोटेक्टोरेट बनता है। अब प्रोटेक्टोरेट का क्या मतलब होता है कि सिक्किम अलग तो रहेगा, एक प्रिंसली स्टेट तो रहेगा, लेकिन इसकी जो डिफेंस की जिम्मेदारी है, राइट, इसकी रक्षा की जो जिम्मेदारी है, इसके एक्सटर्नल अफेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके कम्युनिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके पास होगी, वो भारत के पास होगी, और इसी को कहा जाता है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। तो सिक्किम जो है वो एज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट काम करता है भारत का, और सिक्किम की डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो पावर्स होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भारत के पास होती हैं, ठीक। 1974 में सिक्किम डिमांड करता है, डिज़ायर करता है, अपना इंटरेस्ट शो करता है कि वो भारत के साथ मिलना चाहता है, और इसी कारणवश 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1974 का, और इस एक्ट के तहत यानी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो सिक्किम है उसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट से का स्टेटस हटाकर उसको बना दिया जाता है भारत का एसोसिएट स्टेट। तो आपको याद रखना है कि सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बनता है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 के बाद, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। उसके बाद अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, क्योंकि जो एसोसिएट स्टेट का दर्जा था ना, ये पूरे तरीके से सिक्किम को भारत में शामिल नहीं कर रहा था, एंड दैट इज़ द रीज़न सिक्किम के जो लोग थे उनके एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, एंड दे डिमांडेड कि सिक्किम को पूरे तरीके से भारत में शामिल किया जाए, और इसलिए फिर भारत की संसद में पास होता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को जो है भारत का फुल फ्लेज स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को भारत का कंप्लीट फुल फ्लैश स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। सो इस वॉज 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में बात होती है। 1987 में 3 स्टेट्स का गठन किया जाता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है, इनको भारत में शामिल कर दिया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की जब हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड, राइट, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं हम सब लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि केवल उत्तराखंड के लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे, बट कंसीडरिंग द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उत्तराखंड के बारे में जानें। तो इन 2000 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तीसरा राज्य है आपका झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ को बनाया गया था मध्य प्रदेश से बाइफरकेट करके। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से बाइफरकेट किया गया था, और जब हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को बाइफरकेट किया गया था आपके कहाँ से, बिहार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है। और इसी तरीके से भारत के 26, 27 और 28 राज्यों का गठन होता है। सवाल ये अगर आपसे पूछे कि अगर हम पीसीएस की बात करें या ग्रुप सी के अदर एग्जाम्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, आपका कई बार बना है कि उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य था, तो 27वें नंबर का राज्य था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका बनता है तेलंगाना। तेलंगाना कब बनता है, 2014 में बनता है। किससे अलग होके बनता है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बनता है, आंध्र स्टेट से अलग होकर बनता है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है, 29वां स्टेट बनता है। अब यह है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। तो 2019 में क्या होता है, आपका जो जम्मू एंड कश्मीर था, जो पहले जिसको एक राज्य का दर्जा मिला हुआ था, एक कंप्लीट स्टेट, एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा जिसे मिला हुआ था, वो स्टेटस इससे ले लिया जाता है, इसका स्पेशल स्टेटस इससे ले लिया जाता है, जो इसको ग्रांट हुआ था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, ठीक है। तो आर्टिकल 370 जो है
इस आर्टिकल को क्या किया जाता है, इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर से जो उनका स्पेशल स्टेटस था वो वापस ले लिया जाता है। ना सिर्फ स्पेशल स्टेटस वापस लिया जाता है बल्कि जम्मू एंड कश्मीर से उनका स्टेट वुड भी वापस ले लिया जाता है। और ये जो प्रोसेस हुआ था इसके लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया जाता है और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 2019। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से, किस प्रोसेस से उसके स्पेशल स्टेटस को डाइल्यूट किया गया था और उसका जो फुल फ्लैश स्टेटस है एज अ स्टेट उसको लिया गया था और उसे एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। सो इट वाज अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति के ऑर्डर के आधार पर यह किया गया था और उस ऑर्डर को हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 2019। हाँ, जब हम ये कहें कि ये बना कैसे था, यानी जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस कौन से ऑर्डर से मिला था, तो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 1954 के तहत इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, लेकिन 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उनसे ये स्टेटस ले लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 370 जो है ये डिलीट नहीं हुआ है, ये रिपील नहीं हुआ है, बट ये हो गया है आपका इनऑपरेटिव। ये क्या हुआ है आपका, इनऑपरेटिव हो गया, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन ये इनऑपरेटेड फॉर्म में अभी लाई करता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है। और आपको याद ये रखना है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था, इस स्टेट को अब क्या कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी में डिफाइन कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो एक तो आपका है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था पहले, इसको अब दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अब अगर हम बात करें कि जब भारत 1956 की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो उस वक्त आपके 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। 14 स्टेट्स का गठन किया गया था और 6 आपकी यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया था एंड दिस वाज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन 1956। और अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट डे स्टेटस की अगर हम बात करें, तो आज आपके टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूटीज़ की बात करें, तो अब आपकी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर, यानी लक्ष्मीकांत में जो 9 लिखा है दैट इज़ आउटडेटेड, आपको अपडेट होना है। और 2020 में क्या किया गया था, आपकी एक यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी थी, वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज थी जिनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। तो टोटल अगर हम आज बात करें, 2020 की बात करें, तो 2020 में या 2021 में, ठीक है, 2020 में तो ये डिसीजन हो गया था। आज हम प्रेजेंट ईयर की बात करें, 2021 तक की अगर हम बात करें, तो भारत में आपके टोटल 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज आपकी टोटल 8 हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने देखा था कि जब आपको अपने राज्यों का नाम चेंज करना है, जब आपको स्टेट्स के नाम चेंज करने होते हैं, तो उसके लिए भी आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल आप करते हैं। ठीक, तो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके नाम को चेंज किया गया, जिनके नामों में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है आज के उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक, तो पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हुए इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक रखा गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं अंडर आर्टिकल 3। तो अगर आपको नाम भी चेंज करना होता है अपने राज्यों का, तो भी आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज रीडेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक, और ये कैसे किया गया था, थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 में ये किया गया था। इसके अलावा 2006 में क्या हुआ, उत्तरांचल का नाम बदल के क्या किया गया, उत्तराखंड किया गया। तो इसके लिए भी आप आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेंगे। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लेटेस्ट जो नाम में बदलाव हुआ है वो हुआ है 2011 में, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया है।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सो विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को हमने कवर कर लिया है। हमने टोटल 3 वीडियोस इसमें बनाई हैं, 3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म किया है, और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब ज़रूर दूंगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम पर जो भी आप वीडियोस देखें, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दोज वीडियोस और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ और बहुत धीरे ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लेक्चर्स की स्पीड को 1.25 कर सकते हैं या 1.5 कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये वो लोग करें जो ऑलरेडी पॉलिटी कर चुके हैं और दे आर वॉचिंग दीज लेक्चर्स एज द सोर्स ऑफ रिविज़न, लेकिन जो लोग पहली बार पॉलिटी कर रहे हैं उनको टाइम लगेगा, तो आप तो स्पीड तेज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।